हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी। आज फिर से हम पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास बहुत अच्छे से देख रहे हैं और नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपना अच्छा से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो हम अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज भी आपको सेम टास्क करना है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको क्वेश्चंस खुद से पहले कर लेने हैं और नीचे मुझे आंसर बताना है कमेंट में। और उसके बाद जो मेरा आंसर होगा फिर अपना आंसर रीचेक करना है कि आपका आंसर जो आपने बताया था वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर के बारे में बताना है। आपकी स्क्रीन पे ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो अच्छे से और मुझे आंसर बताओ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स फॉर द enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स as well as for any other purpose. The Supreme Court is the final authority to interpret the Constitution of India. The President of India can refer any question of law or fact to the Supreme Court for advice, but the advice is not binding. अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार हिंदी में देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न को सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं, लेकिन सलाह बाध्यकारी नहीं है। अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए सब लोग। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अंडर आर्टिकल 32 वेट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर enforcement ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन कौन सी रिट्स इशू कर सकते हैं? ये हबीस कॉर्पस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड मैंडेमस। दीज आर द 5 रिट्स। ये 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, ये रिट्स इशू करते हैं टू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुए हैं तो वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना जस्टिस मांगने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर एनी अदर पर्पस। देखो, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स। हाई कोर्ट्स भी रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस।
फॉर एनी अदर पर्पज़। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिखा है फॉर एनी अदर पर्पज़, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तब रिट्स इशू कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट्स अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तब भी कर सकते हैं और कोई और पर्पज़ है तो भी रिट्स इशू कर सकते हैं, क्योंकि 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 226 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डिनरी राइट है, लेकिन आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी और पर्पज़ के लिए इशू कर सकते हैं रिट, लेकिन ये पावर कौन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे सकते हैं, उनकी रिट की जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉर एनी अदर पर्पज कौन इशू कर सकता है? हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है इज द एपेक्स कोर्ट, ठीक है। सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रिटेशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है तो उसका मीनिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी या क्या रहेगी। अलग अलग जजमेंट्स अलग अलग केसेस के थ्रू हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस एंड बट द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट कोई भी मैटर लॉ या फैक्ट का भेज सकते हैं, लेकिन जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। ये हमें कौन से आर्टिकल में पता चलता है? ये हमें आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है कि प्रेसिडेंट कोई भी मैटर, जो भी लॉ या फैक्ट का मैटर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कंसल्टेशन देगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट की मर्जी है वो एक्सेप्ट करें या ना करें। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ना जो सुप्रीम कोर्ट की रिट करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट से नैरोअर है, मींस हाई कोर्ट की पावर वाइडर है। हाई कोर्ट की पावर जो है रिट इशू करने वाली वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं या हैं? Which of the following is are included in the directive principles of state policy? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बहुत बार बताया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि ये स्टेट को, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है पूरे नेशन को, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको कंट्री में गवर्नेंस जब आप करोगे तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करती हैं। ओके, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करती हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। क्या डीपीएसपीज में ये गिवन है? आपको अपना आंसर मार्क करना है मेरे आंसर बताने से पहले। द स्टेट शेल सिक्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इट्स सिटीजन्स। थर्ड, द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। दूसरा, राज्य अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। तीसरा, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब देखो ये वाला जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल
सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये बताता है कि हमारे स्टेट में, हमारे नेशन में एक कॉमन लॉ होगी जिससे सारे सिटीजन्स गवर्न होंगे। मीन्स आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो आप, आपको एक लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, आपको वही लॉ फॉलो करनी है। मैरिज में, डेथ में, या फिर किसी और मतलब वॉक्स ऑफ लाइफ में आपको वही लॉ फॉलो करनी है। ऑलराइट, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। स्टेट शैल सिक्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इट्स सिटीजन्स। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें पता चलता है आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट शैल मेंटेन minimum standard of living। ओके, आर्टिकल 43 हमें ये बताता है। तीसरा कह रहा है स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ये हमें पता चलता है आर्टिकल 48A में। ओके, आर्टिकल 48 में क्या पता चलता है हमें? स्टेट शैल मेंटेन वाइल्ड लाइफ, इम्प्रूव, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की बात चल रही है। इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी लॉज फिर बनाई गई थी। जब ये आर्टिकल के तहत बहुत सारी लॉज बनी थी। कौन कौन सी लॉज बनी थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड स्पीशीज़ को, जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, उनके लिए वो लॉ बनाई गई थी ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स लाए गए। ठीक है, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमसे कहा है कि इसमें से कौन कौन सी डीपीएसपीज में आते हैं, तो तीनों ही डीपीएसपीज में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। ओके, वेट, सॉरी, इट्स ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। भारत में संघ और राज्य विधानमंडलों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। अब हमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर के बारे में बताना है। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट ओनली। ठीक है, the state legislatures have the power to make laws on all subjects enumerated in the state list under normal circumstances. If a law made by state legislature is inconsistent with a law made by the union parliament, the latter will prevail. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, इतने हम हिंदी में पढ़ते हैं। संघ संसद को केवल संघ सूची के में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। दूसरा, राज्य विधानमंडलों को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून केंद्रीय सांसद द्वारा बनाए गए कानून में असंगत है तो केंद्रीय सांसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए और फिर हम देखिए। यूनियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है यूनियन लिस्ट पे। हम देखते हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 3 लिस्ट। हमारे पास 3 लिस्ट हैं। ठीक है,
कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे तो लॉ बना सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से क्या मतलब है, जब नॉर्मल सिचुएशन होगी, लाइक जब इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है हमारे देश में, नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है, या फिर कोई और रूल नहीं लागू हुआ है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट गिवन है उस पर लॉ बना सकते हैं, ऑलराइट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट हो जाता है स्टेट लिस्ट में भी जो भी लॉज हैं उन पे लॉ बनाने के लिए, ओके। उस स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन पे लॉ बनाने के लिए, ऑलराइट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, मतलब स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों ने ही लॉ बना दी एक सब्जेक्ट पे, तो किसकी लॉ प्रिवेल करेगी? ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट की, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे देश में पावर ज़्यादा है, ऑलराइट। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट ओनली। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे ही लॉ बना सकती है, ये कह रहा है सिर्फ यूनियन लिस्ट में ही लॉ बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है और स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, ओके। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। यस, दिस इज करेक्ट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो फिर पार्लियामेंट लॉ बनाता है उस पर, स्टेट लिस्ट पे, ओके। इफ अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट, द लेटर विल प्रिवेल। यस, अगर जो लॉ बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने, दोनों ने जो लॉ बनाई है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट की लॉ होगी वो प्रिवेल करेगी ओवर स्टेट लॉ, ओके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे करेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, सी इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect to the concept of judicial review of the Indian Constitution? अब देखो judicial review के बारे में I have already told you in the last classes। तो मैंने क्या बताया था कि judicial review जो है, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी लॉ बना दे जिससे आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। कोई ऐसी लॉ बना दे जिससे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो रहा है या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपना राइट मांगने के लिए। जैसे आप वहाँ जाएंगे राइट मांगने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है एंड हाई कोर्ट के पास कि वो अंडर जुडिशियल रिव्यू चेक करेगा कि जो लॉ बनाई गई है, ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिव या फिर बाय पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाई गई है वो क्या संविधान के दायरे में रहकर बनाई गई है या संविधान के प्रोविजंस को, प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है। अगर तो वायलेट किया है तो वो उस लॉ को खारिज कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ऑलराइट। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ओके। तो हम एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू अलाउज कोर्ट्स टू स्ट्राइक डाउन लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू is not a part of the basic structure of the constitution. This is incorrect. Judicial review can be exercised only by the Supreme Court, not the High Courts. Judicial review can be used by the courts to examine legality of executive orders, but not legislative actions. Not legislative actions. देखो, जो भी laws
जुडिशियल रिव्यू ये अलाउ करता है, हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू ये अलाउ करता है कि वो लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दें, लेकिन हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू कैन बी यूज बाय द कोर्ट्स टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यहाँ पे नॉट हटा के यहाँ पे कर देना कि ऑल्सो लेजिस्लेटिव एक्शंस, मतलब एग्जीक्यूटिव जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव एक्शंस, तो यहाँ पे दोनों के ही लीगैलिटी, जो भी लॉ बनाई है उसकी लीगैलिटी एग्जामिन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और alter the boundaries of existing states. The President has the power to declare a state of emergency which can extend to the whole of India or part of it. A law made by the Parliament overrides any inconsistent law made by the state legislature. Which of the following statement is are correct? अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए अपना क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इतने हम हिंदी में पढ़ते हैं। भारत की संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति है। दूसरा, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति है जो पूरे भारत या उसके एक हिस्से तक विस्तारित हो सकती है। तीसरा, संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी असंगत कानून को खत्म कर देता है। देखिए अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट के एरिया को पूरा ख़त्म कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकते हैं। तो ये अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ऑलराइट, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी विच कैन एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। यस, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पूरे स्टेट में पूरे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसके किसी पार्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, पार्ट ऑफ इट, ये हमें कौन से उससे ऐड किया था, ये किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ओवरराइड्स एनी इनकंसिस्टेंट लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, अब हमने देखा कि जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों साथ में लॉ बनाएंगे तो किसकी लॉ प्रिवेल करेगी। मैंने अभी आपको बताया था ना कि किसकी लॉ प्रिवेल करेगी। अंडर आर्टिकल, ये हमें पता चलता है आर्टिकल 254 में। तो ये जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। ठीक है, इसको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी मीन्स कोई भी, रिपग्नेंसी का मतलब कि कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंसी। ये कह रहा है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ओवरराइड्स एनी इनकंसिस्टेंट लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दी, मतलब कि संविधान के दायरे में रह के नहीं बनाई, या फिर अपनी पावर्स या अपनी जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल करके, या फिर ऐसे लॉज बना दी जो कि इनकंसिस्टेंट है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को ओवरराइड कर दे, मतलब अपनी लॉ उसके ऊपर रखे। ठीक है, तो ये हमें, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी एंड ऑल्सो ये आर्टिकल 254 में गिवन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? Which of the following is are true with respect to the governor of a state in India? गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया. अब गवर्नर के बारे में बताना है हमें. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट. तो गवर्नर क्या एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं? आपको आंसर बताना है जल्दी. गवर्नर वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था. गवर्नर कैन नॉट डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. Select the correct answer using the codes given below. राज्यपाल में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है. राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकते. राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है. जल्दी आंसर मार्क कीजिए अपना अपना और फिर चेक करेंगे कि इसका आंसर करेक्ट है. देखो, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट. यस, करेक्ट. गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. जैसे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, ऐसी एक स्टेट में गवर्नर होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं. ओके, ही इज द नॉमिनल हेड. गवर्नर कैन नॉट डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब ये कह रहा है गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. गवर्नर ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. यस, गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. एंड ही होल्ड्स ऑफिस till the pleasure of the president. मतलब कि प्रेसिडेंट की मर्जी जब तक है तब तक गवर्नर ऑफिस होल्ड करेंगे. अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि गवर्नर को हटाना है, गवर्नर काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो गवर्नर को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. ऑलराइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया. इन केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 बाय आर्टिकल 21 की बात चल रही है. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है, आर्टिकल 21 की बात चल रही है. अब ये कह रहा है कि मेनका गांधी केस हुआ था एक. मेनका गांधी बहुत पॉपुलर फेमस केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बताई थी, बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए थे आर्टिकल 21 के अंदर. तो ये कह रहा है मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया था आर्टिकल 21 के स्कोप को. तो क्या क्या ऐड किया था उसमें? इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ एज इंक्लूडिंग द राइट टू प्राइवेसी, making the right to life and personal liberty subject to only reasonable restrictions, overruling the judgment in the Gopalan case regarding preventive detention, establishing that personal liberty cannot be taken away without the following due process of law. अब आप इसका आंसर मार्क करिए. ए, निजता के अधिकार सहित जीवन के अधिकार की अवधारणा का परिचय. बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को केवल उचित प्रावधानों के अधीन बनाना. तीसरा कह रहा है निवारक हिरासत के संबंध में गोपालन मामले में फैसले को खारिज करना. एंड चौथा कह रहा है ये स्थापित करना कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता. इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एस्टैब्लिशिंग दैट पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि
अब इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन 1975 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, ऑप्शंस रीड करिए एक बार। एक मिनट, इसके जो आंसर है ना, इसका आंसर डी नहीं होगा, वेट, इसके ऑप्शंस क्या आते हैं, हम एक बार फिर से करेक्ट पढ़ते हैं। मेकिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू ओनली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसमें ना दो ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं। तो इस्टेब्लिशिंग दैट पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शंस शायद गलत हो चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मेकिंग द राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू ओनली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे आप राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी ही, ओके तो इसका बी आंसर हो जाएगा। डी भी हो सकता है, डी भी करेक्ट है, ठीक है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। ओके ऑलराइट, सो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं एक बार। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन 1975, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इंदिरा गांधी जो केस हुआ था 1975 में, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आई थी, इमरजेंसी लगी थी, तो क्या हुआ था, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिव्यू द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, 39th amendment which gave immunity to the prime minister's election was valid. The constitution allows the president to dismiss the prime minister. अब इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था कि उन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबके इलेक्शन को क्या कर दिया था, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर में अब नहीं आते। ऑलराइट, सो हमें पता चलता है, यस अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 39th विच गेव द इम्यूनिटी टू द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन वाज वैलिड। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत शब्द को राज्य के संघ के रूप में परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये आर्टिकल कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में हमें पता चलता है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि स्टेट से मिलके बना है, यूनियन है स्टेट्स का। तो हमें कौन से आर्टिकल में पता चलता है, हमें पता चलता है, देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ states, union of states rather than a federation of states, union of states। इन फर्स्ट आर्टिकल 1 क्या बता रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बता रहा है नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। दूसरा बता रहा है टाइप ऑफ पॉलिटी, ठीक है, नेम बता रहा है एंड टाइप ऑफ पॉलिटी बता रहा है कि हमारे देश में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स, स्टेट्स जो है यूनियन, स्टेट्स मिलके एक यूनियन बनाता है। तो ये बता रहा है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश की पॉलिटी क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 में हमें पता चलता है इंडिया दैट इज डिफाइंस द टर्म इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। ओके नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन को इसके दूरगामी परिवर्तनों के कारण लघु संविधान भी कहा जाता है।
Which amendment of the constitution is also known as the mini constitution because it's of its far reaching changes? बताइए अब इसका आंसर जल्दी मेरे को, कौन सा अमेंडमेंट होगा? सब लोग बताएंगे मेरे को। देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन से उसको कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो स्वराज सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारे बदलाव किए थे संविधान में, ठीक है। उनमें से एक क्या बदलाव किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था। दूसरा क्या किया था कि 3 वर्ड ऐड किए थे प्रियम्बल में। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। और भी बहुत बदलाव किए थे, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारे बदलाव किए थे। ऑलराइट, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? Which of the following amendments of Indian Constitution reduce the voting age from 21 to 18 years? वोटिंग एज को कौन से अमेंडमेंट ने 21 साल की वोटिंग एज को घटा के 18 साल की वोटिंग एज कर दिया? तो अब हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अपना करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे गलत हो बाद में उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं ना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब हम सेम क्वेश्चन इन फ्यूचर सॉल्व करेंगे तो वो हमें याद रहेगा कि हमने इसे गलत किया था, तो वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। ऑलराइट, तो आप अगर गलत भी मार्क कर रहे हैं ना तो आप मार्क कीजिए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा। ऑलराइट, चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसने वोटिंग एज को कम कर दिया था। ओके, 21 ईयर्स से 18 ईयर्स की वोटिंग एज कर दी थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमें क्या पता चलता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमें पंचायत के बारे में पता चलता है, ठीक है। पंचायत, विलेज पंचायत। 86th अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया गया था? 86वां अमेंडमेंट एक्ट या 86 बदलाव जो किया गया था वो किया गया था राइट टू एजुकेशन, एजुकेशनल राइट देने के लिए, ठीक है, एजुकेशन देने के लिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट जो था वो डिफेक्शन पे लाया गया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। जो लोग अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्क्वालीफाई होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स नहीं बनाना है। या फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को कम कर दे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया? Which of the following amendments inserted the word secular into the preamble of the Constitution? अब हमसे पूछ रहा है कि सेक्युलर वर्ड जो ऐड किया था प्रियम्बल में वो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था, कौन से बदलाव, संविधान का कौन सा बदलाव हुआ था। तो सेक्युलर वर्ड पहले प्रियम्बल में जब हमारा संविधान बना था उसके बाद प्रियम्बल बना था, तो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था ओरिजिनली, बट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ठीक है। पहले हमारा जो संविधान का जो प्रियम्बल था उसमें क्या वर्ड था? सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड हमने बाद में ऐड किया था, ओके, अमेंडमेंट से।
तो हमने सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। ऑलराइट, ओके वेट, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे 3 वर्ड ऐड किए थे प्रियम्बल में हमने, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमसे पूछा द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड द फॉरेन नेशनल्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट withhold his assent to a bill passed by the parliament. The constitution allows for the dissolution of the Rajya Sabha by the president of India. All right. अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला कह रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 के प्रावधान भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं। दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं रोक सकते। तीसरा कह रहा है संविधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को भंग करने की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही या सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो पार्ट 3 में हमें, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स का पता चलता है। फंडामेंटल राइट्स हमें कौन से पार्ट में पता चलते हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली सिटीजन्स के लिए हैं, ओनली फॉर सिटीजन्स। कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है? एक है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, दीज आर द आर्टिकल जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, स्टेटमेंट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अप्लाई बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स। इनकरेक्ट, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है अंडर ऑर्डिनरी, जब उनके पास ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंस बिल जाते हैं तो उनके पास ये पावर है कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का डिसोल्यूशन, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना इस स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी में करेक्ट कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा डिसोल्यूशन करते हैं प्रेसिडेंट करेक्ट है, बट वो क्या, कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं हो रही, राज्यसभा की बात हो रही है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होती। डिसोल्यूशन किस हाउस का होता है? लोकसभा का। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकरेक्ट, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, कोई इनमें से, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देती है कि वो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी सिटीजन के वायलेट हो रहे हैं तो वो रिट्स इशू कर सकते हैं। यहाँ पे रिट इशू की पावर का पता चलता है। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स। आर्टिकल 226 allows high courts to issue writs to any person or authority within their jurisdiction, including the Union of India. Both Article 32 and Article 226 allow for the
इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ बार करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। तो आप अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ो और आंसर मार्क करो, इतना हम हिंदी में देखते हैं। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भारत संघ सहित अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी करने की अनुमति देता है। तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने की अनुमति देता है। इसमें से हमें करेक्ट बताना है। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 32 में ग्रांट की गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होती है। यस, दिस इज करेक्ट। इंडियन सिटीजन्स ही आर्टिकल 32 में न्याय या जस्टिस मांगने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 226 allows High Court to issue writs to any person or authority within their jurisdiction including the Union of India. Yes, 226 आर्टिकल 226 ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट की जो जिस भी स्टेट में वो हाई कोर्ट है, अगर उसके डोमेन में कोई भी लॉ वायलेट हो रही है या रिट्स इशू करनी है तो वो इशू कर सकते हैं, चाहे वो यूनियन ऑफ इंडिया पे ही रिट्स इशू हो। ऑलराइट, बोथ आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 allows for the enforcement of fundamental rights through writs. Yes, correct. आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू करने की अनुमति देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 32 में कौन रिट्स इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 सी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। इस अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुमत है? द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2। देखिए, आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ठीक है। आर्टिकल 19 में और 6 राइट्स आते हैं। तो आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट्स तो दे रहा है, बट वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, मतलब कि कुछ चीज़ों पे रोक लगाता है। किस बेसिस पे रोक लगाता है वो अभी हम देखेंगे। तो अगर आप इंडिया की सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी को वॉयलेट कर रहे हो तो आपका आर्टिकल 19 आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आप पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रहे हो, पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहे हो, ठीक है, तब आपसे आर्टिकल 19 छीन लिया जाएगा। डेफेमेशन मतलब कि किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, किसी को कुछ गलत कह दिया, जो कि किसी को डिफेम कर दिया, तब आपका छीन लिया जाएगा। या मोरालिटी, या आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कि मॉरल नहीं है। तो ये चारों बेसिस पे आपका आर्टिकल 19 आपसे छीन लिया जा सकता है, आपको आर्टिकल 19 का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? Which of the following rights guaranteed under right to protection of life and personal liberty under Article 21? Article 21 में हमें right to life and personal liberty का पता चलता है, protection of life and personal liberty। ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड करे थे। तो हमें कौन कौन से प्रोविजंस का पता चलता है? राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी केस में ऐड किया गया था। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन। हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा कह रहा है मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का अधिकार, तीसरा निजता का अधिकार, एंड चौथा शिक्षा का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, आर्टिकल 21 में कवर है। यस, करेक्ट।
Right to be protected from arbitrary arrest and detention. Yes, this is also correct. Right to privacy. Article 21 में पुट्टुस्वामी केस में ऐड किया गया था ये. ओके. राइट टू एजुकेशन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमें कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 21A. ओके. कौन से उससे ऐड किया गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. ओके. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3. A is correct. नेक्स्ट. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के गैर नागरिकों को उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया? अगेन मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में, कि कौन कौन से राइट्स सिटीजन्स के लिए, सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं. कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30. बाकी सब राइट्स सिटीजन्स को भी हैं और नॉन सिटीजन्स को भी हैं. राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये राइट नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन्स ही इस राइट की डिमांड कर सकते हैं, इस राइट को मांग सकते हैं. ओके. राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. यस, दिस इज करेक्ट. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है. नॉन सिटीजन्स. ओके. तीसरा है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 इज ऑल्सो अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. ओके. ऑलराइट. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड, बी. बी इज करेक्ट आंसर. 18. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल. अब प्रियम्बल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रियम्बल में क्या देखने के लिए मिलता है? प्रियम्बल में हमें पता चलता है कि हमारा देश क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है. हमारा देश क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. अब हमें ये पता चल रहा है. अब इसमें से देखो कौन सा वर्ड आपको अलग लग रहा है. सोवरेन है, हमने पूछा नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है. सोवरेन करेक्ट है, सेक्युलर भी है, सोशलिस्ट भी है, फेडरल वर्ड नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल. ओके, संघीय. नेक्स्ट. भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट. अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन January 26, 1950. Adopted. Constitution of India is the longest written constitution in the world. Constitution of India originally contained 395 articles and 8 schedules. Constitution of India was framed by the Constituent Assembly in 1947. हमें करेक्ट आंसर बताना है. पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था. दूसरा कह रहा है भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. तीसरा, भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं. चौथा, भारत का संविधान 1947 में संविधान सभा द्वारा बनाया गया था. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें. सी. Constitution of was adopted on
26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। अडॉप्ट हमने कब किया था? 1949 26 नवंबर। बट हमारा जो केम इनटू इफेक्ट, ये जो फोर्स में आया था, ये आया था 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के उससे भी मनाते हैं। अब आपने सोचा है कभी कि हमने 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया? हम 25 जनवरी भी ले सकते थे, हम जनवरी का कोई सा भी दिन ले सकते थे। 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के टाइम पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की, हमारे देश के लिए पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी अंग्रेज़ों से, ठीक है, 26 जनवरी को। इसलिए हम 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया, ताकि हमें अपने पूर्ण स्वराज की याद रहे, ठीक है। इस डे को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकेंड कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यस, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन with 395 articles and 8 schedules. The Constitution of India originally contained 395 articles and 8 schedules. Yes, this is also correct. हमारे संविधान जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। अभी कितने हैं? अभी हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल्स हो चुके हैं? 12 शेड्यूल्स। कौन कौन से शेड्यूल्स और ऐड हो चुके हैं इसमें? 9, 10, 11, 10, 12। 9 शेड्यूल किस चीज़ की बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स की। 10 शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। 11 शेड्यूल बात करता है पंचायत की, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। एंड 12th शेड्यूल में हमें पता चलता है म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947। नो, दिस इज इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा संविधान को फ्रेम करा था, वो कब करा था? वो किया था 1946 से 1949 के बीच में। 1946 से 1949 के टाइम में हमारा संविधान फ्रेम हुआ था। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड, डी। डी इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर टुडेज क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधान नहीं है? Which of the following is not a provision under the Indian Constitution related to the emergency provisions? अब इमरजेंसी की बात चल रही है। इमरजेंसी हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी गिवन है। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, वेट, कितने तरह की इमरजेंसी गिवन है? हमें पहली इमरजेंसी जो है वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है। प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर इसे हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी। ये हमें कौन से आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगी? हमें आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी
आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। तो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे संविधान में गिवन है, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजंस में नहीं आता या इमरजेंसी से डील नहीं करता। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, यस करेक्ट, मतलब ये तो आता है। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, यस, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे एक फंसाने वाली या कैच वाली बात क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल दिया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेसिडेंट रूल है तो करेक्ट होगा, बट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 370, ओके। यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी दिया है। स्टेट इमरजेंसी से बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टेट इमरजेंसी है और प्रेसिडेंट रूल है तो कौन सा करेक्ट होगा। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड 365 के अंदर लगती है, ओके। तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज नॉट द करेक्ट प्रोविजन। चलिए आज हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं प्रैक्टिस, और जो भी क्वेश्चंस हमने अभी सारे पढ़े हैं एक एक करके, सारे ऑप्शंस पढ़े हैं, इन सब के आंसर्स मुझे कमेंट में बताओ। और मैं जो बच्चे मुझे कमेंट करके आंसर्स बताएंगे मैं उन बच्चों का नाम क्लास में लूँगी, ठीक है। और इस क्लास में, इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए, हम ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए और अपना इस क्लास में एंगेज रहने के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।